हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आप सभी अच्छे होंगे ऐसी मुझे आशा है। घर में ही रह रहे होंगे क्योंकि समय बड़ा क्रिटिकल है। घर में रहना ही एकमात्र उपचार भी है। चलिए, मैं आज आपके सामने थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक्स यानी रेशों से वस्त्र तक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। In class 6 you have learnt about some fibers obtained from plants। हमने पिछली कक्षा 6 में पौधों से रेशे बनाने के लिए जो जूट और कॉटन का उपयोग करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। अब जो नेचुरल फाइबर्स हैं प्लांट से हमने पिछली बार पढ़ा है। अब जो एनिमल से प्राप्त होते हैं ऐसे नेचुरल फाइबर्स दो हैं, वूल एंड सिल्क, जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जो एनिमल से प्राप्त होते हैं, वूल और सिल्क। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और याक, कैमल एंड अदर एनिमल्स, while silk fiber come from cocoons of the silk moth। जो सिल्क फाइबर होते हैं वो रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होते हैं। एनिमल फाइबर्स नंबर 1 वूल, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जानकारी लेंगे। ऊन, शीप, गोट, याक, कैमल, एल्पाका, लामा एंड सम अदर एनिमल्स, जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। और जो ऊन प्रदान करने वाले जंतु होते हैं उनके जो शरीर होते बालों से ढके होते हैं। These wool yield animal bear hair on the body. Hair trap a lot of air। और इन जंतुओं के बालों के बीच में वायु फंसी रहती है। और जैसा कि हम जानते हैं, एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है हीट का पुअर कंडक्टर यानी कुचालक होती है, अर्थात अपने अंदर से हीट को बाहर नहीं जाने देती है। इसका अध्ययन कंडक्टर के बारे में आप अध्ययन जो करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर 4 है उसमें करेंगे। पेड़ के जो रोएदार त्वचा पर बाल होते हैं, रोएदार बाल होते हैं, उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। और ऐसी भेड़ों का चयन किया जाता है जिनके शरीर पर मुलायम बाल होते हैं। अच्छी प्रजाति की भेड़ों का चयन किया जाता है जिनसे बालों को उतारकर ऊन बनाने का काम किया जाता है। उससे पहले हम ऊन प्राप्त करने से पहले हम ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। जो ऊन हमें प्राप्त होती है, जैसे मोस्ट कॉमनली वूल यील्ड एनिमल जो है वो शीप होती है, भेड़ होती हैं। बट इसके अलावा भी अन्य जंतुओं से भी ऊन प्राप्त होती है, जैसे याक। तिब्बत और लद्दाख में जो ऊन पाई जाती है वो याक के द्वारा प्राप्त होती है।
दक्षिण अमेरिका में जो ऊन प्राप्त होती है वो लामा और एल्पैका हैं, उनसे ऊन प्राप्त होती है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। गोट, अंगोरा गोट जो होती है, अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है अंगोरा ऊन को। ये जो है जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी के त्वचा के निकट जो मुलायम फर होते हैं उनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं, जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं। और ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से ये कुछ जंतु हैं जिनके द्वारा ऊन प्राप्त होती है। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। रेशों को ऊन में संसाधित करने से पहले भेड़ बकरियों को इनको हम पालते हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए इनको पाला जाता है। जैसे यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र अथवा इधर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप जगह जगह पर देखेंगे भेड़ों के झुंड, गड़रिए उनको झुंडों को चलाते हुए ले जाते हैं, देखे जा सकते हैं आपके द्वारा। सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में भेड़ों को चराने का काम करते हैं, पालते हैं, जिनसे कि वो उनसे ऊन प्राप्त कर सकें। भेड़ हर्बीवोर्स होते हैं, अर्थात शाकाहारी होते हैं, घास और पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। और जो गड़रिए होते हैं, भेड़ पालने वाले होते हैं, उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त उन्हें पल्सेस, मक्का, बार्ले, खली जो होता है, जो सरसों के तेल, बीज में से तेल निकालने के बाद जो पदार्थ बच जाता है उसको हम खली बोलते हैं। और खनिज भी खिलाते हैं। ये भेड़ बकरियों का भोजन है जो उनको पालने वाले उनको प्रदान करते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां या ग्रेन्स या फॉडर उनको खिलाया जाता है। अब ऊन को संसाधित करना मतलब रेशों से कैसे निकाली जाती है ऊन, इसकी कुछ स्टेप्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टेप 1 है स्टेप 1 है द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नाइटिंग स्वेटर or weaving shawls is the finished product, a long process which involves the following steps. First is the fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body by machine. जो भेड़ होती हैं उनकी पतली त्वचा के साथ में बालों को उनके शरीर से जो अलग करना मशीनों द्वारा अलग किया जाता है और इस प्रोसेस को शीयरिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीयरिंग, माने ऊन की कटाई करना। अब आप ये सोच सकते हैं कि इस प्रकार शरीर से त्वचा को खींचते हुए बालों को अलग करते हैं तो उनको बहुत दर्द होता होगा। तो ऐसा नहीं है। शीयरिंग मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। जिस प्रकार से नाई आपके पिताजी आपके बड़ों की
दाढ़ी बनाने का काम करते हैं रेजर से, ठीक उसी प्रकार से भेड़ के ऊपर से बालों को उतारने के लिए भी उसी प्रकार से काम किया जाता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जो हेयर है उनके भेड़ के, उनको हॉट वेदर में रिमूव किया जाता है। shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard because the uppermost layer of the skin is dead। जो shearing है वो शीप के लिए दुखदाई नहीं होती है, क्योंकि जैसे हमारे बाल काटे जाते हैं या फादर की शेविंग की जाती है तो हमारे दर्द नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से उनके भी कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि अपर मोस्ट जो लेयर होती है वो डेड होती है। द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। जैसे हमारे बाल आते जाते हैं ऐसे उनके बाल काटने के बाद दोबारा से आ जाते हैं। सेकंड स्टेप, द शेयर्ड स्किन with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द उसमें से निकल जाती है। दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग, और इस प्रक्रिया को स्कोरिंग या अभिमार्जन कहा जाता है। नाउअडेज स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन्स। आजकल स्कोरिंग का कार्य मशीन्स द्वारा किया जाता है, जिससे वो अच्छी प्रकार से और आसानी से हो जाती है। स्टेप थर्ड, आफ्टर स्कोरिंग क्लीन हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। स्कोरिंग के बाद छटाई की जाती है और रोमिल अथवा रोएदार जो बाल होते हैं उनको कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ पर विभिन्न टेक्सचर वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। स्टेप 4, the small fluffy fibers called burrs are picked out from their hair। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जिन्हें बर्स कहते हैं। These are the same burrs which sometimes appears on your sweaters। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी हमारे स्वेटरों पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को उन्हें अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त धागों उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होती है वो सफ़ेद और काले रंग की होती है, इसलिए उन फाइबर्स को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेन्ड, combed and rolled into yarn। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। The longer fibers are made into wool for sweaters and shorter fibers are spun and woven into woolen cloths।
लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। ये जो लास्ट स्टेज होती है इसको हम रीलिंग कहते हैं। इस प्रकार से ये ऊन उन रेशों से प्राप्त होती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है सिल्क अर्थात रेशम। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स which is obtained from the cocoon of the silk moth। सिल्क के जो रेशे होते हैं वो भी जानतव रेशे होते हैं और रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। The most common silk moth is mulberry silk moth. The mulberry silk fiber is soft, lustrous, elastic and can be dyed in beautiful colors। तो सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट होता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर मृदु होते हैं, चमकदार होते हैं और लचीले होते हैं और इनसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। और जो दूसरे रेशम प्राप्त होती हैं वो टसर रेशम, मूगा रेशम, कोसा रेशम होती हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट अंडे देती है। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वी विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म। जो कैटरपिलर और या सिल्क रेशम कीट कहलाते हैं, दे ग्रो इन साइज एंड when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो इसे हम प्यूपा कहते हैं। प्यूपा फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ये अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। यह जाल उसे अपने स्थान से में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर पदार्थ होकर अर्थात सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और यह पुपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के अंदर ही होता है।
सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ्स। जो सिल्क का फाइबर होता है वो सिल्क के कपड़ों को बुनने के लिए यूज़ में आता है। सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है, जिनसे टसर रेशम, मूगा रेशम, कोसा रेशम और अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कोकून से रेशम तक, यानी कोकून से हम रेशम किस प्रकार प्राप्त करते हैं के बारे में चर्चा करेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, मॉथ्स आर रेयर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर्स तैयार किए जाते हैं। रियरिंग सिल्कवॉर्म, रेशम कीट पालना। रेशम कीट को किस प्रकार पाला जाता है वो देखेंगे। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। रेशम कीट पालक अर्थात जो रेशम कीटों को पालने का काम करते हैं, फार्मर्स भी हो सकते हैं। ये पालक और किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। सिल्कवर्म फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशन। दे वार्म them to a suitable temperature for the larvae to hatch from egg. अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आएं। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आने लगती हैं।
लार्वा जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते हैं। और अपने साइज को काफ़ी बड़ा कर लेते हैं। Larvae are kept in clean bamboo trays along with young and fleshy chopped mulberry leaves. लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। After 25 or 30 days, the silkworms stop eating and start spin the cocoon. 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। प्रोसेसिंग सिल्क, रेशम का संसाधन। The cocoon are collected and boiled in water to kill the insect inside them. कोकून को इकट्ठा किया जाता है और पानी में गर्म किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर जो इंसेक्ट होता है वो मर जाता है। The resulting fiber is known as raw silk. और जो फाइबर निकलता है वो रेशम का कच्चा माल कहलाता है। The silk fiber separate out, जिसे अलग कर लिया जाता है। Reeling the silk, the processing of taking out fibers from the cocoon for use as silk is known as reeling the silk. रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशम निकालने के पश्चात उनसे जो धागे बनाने की प्रक्रिया होती है वो रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। यह प्रक्रिया विशेष मशीनों द्वारा की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। सिल्क फाइबर आर स्पन इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीव्स। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिनसे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं और फिर बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार ये आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। और यदि कोई परेशानी हो तो आप मेरे से उसको परेशानी का निदान कर सकते हैं। और इस तरह से आपके 3 अध्याय समाप्त हो गए हैं। इनको अच्छे से तैयार करें और परेशानी होने पर, कोई समस्या आने पर आप व्यक्तिगत रूप से मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप के द्वारा अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। धन्यवाद। तो खुश रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।